बात है कि प्लेटो की जो दूसरी कृति थी महत्वपूर्ण स्टेट्समैन, उस स्टेट्समैन जिसे राजमर्मज्ञ कहा जाता है, यह प्लेटो की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कृति थी, उसकी रचना थी, जिसमें उसने राज्यों या शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात राज्यों का वर्गीकरण किया, या हम कह सकते हैं शासन की पद्धतियों का उसने वर्गीकरण किया था। क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी रिपब्लिक पुस्तक है उसमें जिस आदर्श राज्य की उसने कल्पना की, धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि वास्तव में इसको स्थापित करना ठीक नहीं है, या आदर्श राज्य को स्थापना वर्तमान समय में या जिस प्रकार के व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए उसको जब जगत की जब वास्तविकताओं की जानकारी मिली कि व्यक्ति वास्तव में इतना न्यायप्रिय नहीं, इतना नैतिक नहीं जितना मैं समझ रहा हूं, तब उसने अपनी जो दूसरी पुस्तक स्टेट्समैन है उसमें उसने संभावित सर्वोत्तम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। और जो सर्वोत्तम संभावित राज्य की संकल्पना जो प्रस्तुत की, ये इसके कारण उसने की थी क्योंकि आदर्श राज्य की स्थापना करना संभव नहीं था। देखिए जरा, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिकन का मुख्य ध्येय था आदर्श आइडियल स्टेट की स्थापना करना। प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन, जिसे हम राजमर्मज्ञ भी कहते हैं, में आदर्श राज्य की सामान्य चर्चा हुई है और उसके बाद में सर्वोत्तम संभावित राज्य बेस्ट पॉसिबल स्टेट का विवेचन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई, बेस्ट पॉसिबल स्टेट। प्लेटो के अनुसार सच्चा राजमर्मज्ञ यानी कि सच्चा राजमर्मज्ञ परम विवेकशील दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि वास्तव में बेहतर शासक तो वही है जो दार्शनिक है और सच्चा दार्शनिक है। लेकिन प्लेटो आगे कहता है, और राजनीतिक शास्त्र का ध्येय सद्गुण और न्याय की शिक्षा देना है। प्लेटो ने कहा कि वास्तव में शासक तो दर्शन युक्त होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, और राजनीति का मूल उद्देश्य है सद्गुण और न्याय की शिक्षा देना। यदि हम आदर्श शासक मिल जाए तो हमें कानूनों की आवश्यकता नहीं। प्लेटो ने कहा कि यदि वास्तव में हमें ऐसा आदर्श व्यक्ति मिल जाए, ऐसा विवेकशील व्यक्ति हम लोगों को मिल जाए, यदि दर्शन का ज्ञान रखने वाला विवेकशील व्यक्ति बन जाए, जिसकी तलाश राज्य ने शिक्षा के माध्यम से 50 वर्ष की उम्र तक करते हैं, वो जिस प्रकार की हमने सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा के सिद्धांत में हम लोगों ने चर्चा की। प्लेटो कहता है कि वास्तव में ऐसा दार्शनिक राजा मिल जाता है तो कानून की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कानून से ऊपर है, विधि, कानून और संविधान सब उसके अधीन है। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि कानून जो है वो किसी न किसी तरीके से बंधन के प्रतीक होते हैं, जबकि परम विवेकशील व्यक्ति को इन सब तरह के बंधनों से क्या रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि आदर्श राज्य का निर्माण होना चाहिए और दार्शनिक शासक उसका शासन संभालने वाला होना चाहिए। क्योंकि दार्शनिक शासक होता है तो जो एक न्यायप्रिय राज्य की स्थापना होती है, और राजनीति शास्त्र का उद्देश्य होता है सद्गुण और न्याय की शिक्षा देना। और जहां दार्शनिक राजा मिल जाता है वहां कानून की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कानून बंधन वाले होते हैं, अतः उसने दार्शनिक राजा को कानून के बंधन से मुक्त रखा। लेकिन प्लेटो का मानना है कि व्यवहारिक अनुभव से यह सिद्ध होता है कि इस संसार में सर्वज्ञ मनुष्य नहीं है। प्लेटो इस बात को नोट कर लेता है, इस बात को समझ लेता है व्यवहारिक अनुभव से, जीवन के ठोकरे खाने के बाद में, क्योंकि ठोकरे खाने के बाद उसको इस बात का महसूस हो जाता है कि वास्तव में ऐसे दार्शनिक राजा की तलाश करना बहुत मुश्किल कार्य है। आदर्श राज्य जो कि वो स्वयं कहता था कि बादलों का राज्य जिसको धरती पर उसको जो है स्थापित करना बहुत मुश्किल कार्य है। प्लेटो ने कहा कि व्यवहारिक अनुभव से यह सिद्ध होता है कि संसार में सर्वज्ञ इनकी समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं। यह बात प्लेटो ने अनुभव से सीखी, और हम कहते भी है कि जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जाना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। हम अनुभव को बहुत अधिक तवज्जो देते हैं। इसलिए प्लेटो आगे लिखते हैं कि इसलिए समाज को विनियमित करने के लिए, समाज में व्यवस्थाओं को ठीक से संचालित करने के लिए लिखित कानून और रीति रिवाज जरूरी है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि समाज को संचालित करने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए कानून और रीति रिवाज दोनों की आवश्यकता है। यह प्लेटो ने अपने व्यवहार से प्राप्त किया, अनुभव से प्राप्त किया
क्योंकि प्लेटो जो आदर्श राज्य में, जो प्लेटो रिपब्लिकन में कहता था कि कानून, विधि, रीति रिवाज, प्रथाएं ये सब अज्ञान है, अतः उसने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्लेटो को ये बात की अनुभूत हो गई, इस बात को उसको महसूस उसने कर लिया अनुभव ने, कि वास्तव में ऐसे मनुष्य इस धरती पर है नहीं। इसलिए उसने कहा कि जरूरी है कानून के शासन की और रीति रिवाज जरूरी है। अतः संसार में जो अपूर्ण शासन प्रणालियां है, प्लेटो ने दो प्रकार की शासन प्रणालियों की बात की। एक पूर्ण शासन प्रणाली जो उसको आदर्श राज्य को कहा करता था, और दूसरी अपूर्ण शासन प्रणालियां जो प्लेटो ठीक नहीं मानता था। लेकिन प्लेटो ने कहा कि जब पूर्ण जो शासन प्रणाली है, जो इनकी परफेक्ट स्टेट है, उसकी स्थापना नहीं कर सकते, तो हम सेकंड विकल्प हमारे पास में होना चाहिए, और उसके लिए इम्परफेक्ट स्टेट में जो कमियां हैं उनको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो अपूर्ण शासन प्रणालियां हैं, ये जो संसार में पाई जाती है, उनमें सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसका सहारा लेना चाहिए? कानून का सहारा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही प्लेटो ने स्टेट्समैन में, कि चूंकि परफेक्ट स्टेट की स्थापना करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतना नैतिक न्यायप्रिय है नहीं, उसके पास इतना ज्ञान है नहीं। इसलिए जो संसार में जो अपूर्ण शासन प्रणालियां प्रचलित है, जिसे हम इम्परफेक्ट स्टेट कहते हैं, उन्हीं में सुधार करने के लिए हमें कानून का सहारा लेना होगा। प्लेटो ने उन शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का प्रयत्न किया जो यथार्थ जगत में पाई जाती, जो वास्तव में संचालित थी और जो वास्तव में यथार्थ जगत में, वास्तविक धरातल पर, व्यवहारिक जीवन में उनको संचालित किया जा सकता है। ऐसी जो शासन प्रणालियां थी, प्लेटो ने उसका जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन इस वर्गीकरण तक जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्लेटो दो प्रकार की शासन प्रणालियों को स्वीकार करता था। कितने प्रकार की? दो। पहली पूर्ण परफेक्ट स्टेट, और उसको उसने किसकी संज्ञा दी थी? आदर्श राज्य की। और इसकी संकल्पना उसने प्रस्तुत की है द रिपब्लिक में, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। परफेक्ट राज्य है, पूर्ण राज्य है, और दूसरा उसने कहा अपूर्ण राज्य है। अपूर्ण राज्य यानी इम्परफेक्ट स्टेट, जिसमें उसने 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 6, जिसके वर्गीकरण के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, प्लेटो ने पूर्ण राज्य और अपूर्ण राज्य, चूंकि प्लेटो का मानना था कि पूर्ण राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है, वास्तव में उसको धरातल पर लागू करना ठीक नहीं है, वो केवल बादलों का राज्य हो सकता, वो कल्पनाओं की बातें हो सकती है, वो एक विचार, एक इस प्रकार की सोच हो सकती है, लेकिन वास्तव में उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने कहा कि सेकंड बेस्ट विकल्प जो है वो अपूर्ण जो शासन प्रणालियां प्रचलित है, उनमें कानून के माध्यम से सुधार लाकर उनको स्थापित करना चाहिए। इसलिए प्लेटो अपूर्ण राज्य की बात करता है, जिसमें कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। अब प्लेटो के जो शासन या राज्यों के जो वर्गीकरण का आधार है, वो 2 आधार है। राज्यों के वर्गीकरण के उसने 2 आधार बताए, यानी कि जो वर्गीकरण के जो उसने 6 वर्गीकरण किया है, इनका ये 6 स्तर कहां से लेकर आया प्लेटो? इसके 2 आधार बताए। एक तो शासकों की संख्या, यानी शासन करने वाले व्यक्ति कितने हैं, और दूसरा कानून द्वारा वह शासन प्रणाली नियंत्रित है अथवा नहीं है। इसके आधार पर प्लेटो ने कुल 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का, राज्यों का वर्णन किया है। आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। प्लेटो ने अपनी सेकंड जो पुस्तक थी, जो रचना थी स्टेट्समैन, उसमें राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है और 6 प्रकार बताता है। इसके कितने? 6। उन 6 में से उसने 3 जो कानून द्वारा संचालित है और 3 जो कानून द्वारा संचालित नहीं है। क्योंकि देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो राज्यों का वर्गीकरण क्या, उसके 2 आधार थे। एक तो कानून द्वारा नियंत्रित है या नहीं, तो कानून द्वारा नियंत्रित 3 और कानून द्वारा नियंत्रित नहीं कितनी? 3। यानी कि हम कह सकते हैं लॉफुल और अनलॉफुल। अंग्रेजी वर्जन भी आपको ध्यान रखना है, लॉफुल और अनलॉफुल की बात प्लेटो ने कही है। अब जरा इसको बहुत ठीक से आप लोगों को तसल्ली से समझना, सारी बातें आप लोगों के समझ में आएगी। प्लेटो ने कहा एक तो कानून द्वारा संचालित और एक कानून द्वारा जो संचालित नहीं, उसके आधार पर, और दूसरा उसके वर्गीकरण का आधार था
शासकों की संख्या, अर्थात कितने व्यक्तियों का शासन है। दो चीज हो गई, एक तो कानून द्वारा संचालित है या कानून द्वारा संचालित नहीं है, एक कितने व्यक्तियों का शासन है, उसके आधार पर उसने 6 आधार बताए। कानून द्वारा संचालित लॉफुल, जिसमें एक व्यक्ति का शासन हो, उसको उसने नाम दिया राजतंत्र यानी मोनार्की। राजतंत्र में एक ही व्यक्ति शासन करता है। उसके बाद उसने कहा कि जो कुछ व्यक्तियों का जो शासन होता है उसको उसने नाम दिया कुलीन तंत्र, या इसी को हम कहते हैं अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र, या इसी को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अंग्रेजी भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो बहुत सारे व्यक्तियों का शासन होता है, हम सब जानते हैं कि उसको हम कहते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो दो बातें आप लोगों की क्लियर हुई होगी कि एक व्यक्ति का शासन मोनार्की और कुछ व्यक्तियों का शासन एरिस्टोक्रेसी और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र। लेकिन इन तीनों शासन में एक बात कॉमन है कि ये कानून द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? कानून द्वारा संचालित है। और जो कानून द्वारा संचालित होते हैं वो जनहित में होते हैं, जन कल्याण की बात वहां पर उसमें कुछ मात्रा में होती है। उसके बाद में प्लेटो ने कहा कि ये जो तीन जो शासन है कानून द्वारा संचालित, इसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे निकृष्ट रूप किसका है? तो प्लेटो चूंकि आप जानते थे कि मोनार्की का समर्थक था, इसलिए इसको इसने सर्वोत्तम शासन का। देखिए, राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन, लोकतंत्र बहुत सारे व्यक्तियों का शासन और राजतंत्र सर्वोत्तम शासन है, जबकि लोकतंत्र सबसे निकृष्ट शासन है, अज्ञानियों का शासन है, भ्रष्टाचारियों का शासन है, अत्याचारियों का शासन है, अराजकता जिसमें होती है, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो प्लेटो ने कहा कि राजतंत्र जो कि एक व्यक्ति का है और सर्वोत्तम है, लोकतंत्र जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का शासन होता है जो सबसे निकृष्ट शासन है, और उसने कहा कि कुछ व्यक्तियों का शासन होता है एरिस्टोक्रेसी जो मध्य का मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, बीच वाला, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब नहीं, बीच वाला। ये तो उसने बताया कानून द्वारा संचालित लॉफुल शासन की प्रणालियां या राज्यों के प्रकार, 3 प्रकार के बताए। अब आ जाइए, दूसरा है कानून द्वारा संचालित नहीं। ऐसे राज्य या शासन प्रणाली जिसमें कानून का कोई लेना देना नहीं है, जो कानून से नियंत्रित नहीं है, उसमें भी एक व्यक्ति का शासन, जिसको कहा है निरंकुश तंत्र, जिसे नरशंस तंत्र भी कहा जाता है। और इसको प्लेटो की शब्दावली में यदि हम बात करें तो टिरेनी, अंग्रेजी भी ध्यान रखना, टिरेनी एक व्यक्ति का शासन है। उसके बाद में कुछ व्यक्तियों का शासन जिसको हम गुट, कुछ लोगों का गुट बन जाता है, तो गुट तंत्र या अल्प तंत्र, यानी संख्या में कम होते हैं लेकिन संख्या होती है, ओलिगार्की, जिसको हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की। और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन जिसको कहते हैं अतिवादी लोकतंत्र, जहां कानून नहीं होता है, अतिवादी लोकतंत्र, एक्सटर्नल डेमोक्रेसी। तो ये 3 प्रकार का यहां पर हो गया। तो प्लेटो ने कहा जहां कानून द्वारा, लेकिन इन तीनों में एक बात समान है कि तीनों में कानून नहीं है, तीनों कानून से बाधित नहीं, तीनों पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। एक व्यक्ति का निरंकुश, कुछ व्यक्तियों का ओलिगार्की गुटतंत्र या अल्पतंत्र, और बहुत सारे व्यक्तियों का अतिवादी लोकतंत्र। तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों पर कानून का किसी प्रकार का अनलॉफुल है, कानून का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। अब देखिए प्लेटो क्या कह रहा है कि इन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे निकृष्ट शासन कौन सा है? तो इसमें उल्टा बताता है प्लेटो। इसमें प्लेटो कहता है कि जो एक व्यक्ति का जो शासन होता है वो सबसे निकृष्ट होता है। एक व्यक्ति का जो शासन होता है वो सबसे क्या होता है? निकृष्ट। और बहुत सारे व्यक्तियों का जो शासन होता है, जो अतिवादी लोकतंत्र, वो सर्वोत्कृष्ट शासन होता है। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि ये जो लोकतंत्र है ये सबसे निकृष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कानून का शासन होता है, और बहुत सारे व्यक्तियों के पास जब कानून से शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो लोगों को शोषण करते हैं, लोगों का अत्याचार होता है और जनता इस शासन में खुश नहीं रहती है। लेकिन प्लेटो ने कहा एक ऐसा लोकतंत्र जहां कानून के तहत किसी को शक्तियां प्राप्त नहीं है, ऐसी शासन व्यवस्था में इस लोकतंत्र की बुराइयां कम हो जाती है, लोगों का शोषण कम होता है, ये ज्यादा
जो है बेहतर शासन व्यवस्था होती है। और प्लेटो ने कहा जो गुट तंत्र, जो ओलिगार्की है, वो इन दोनों के मध्य की, यानी न तो बहुत अधिक अच्छा और न ही बहुत अधिक खराब है। अब आपको क्या चीजें यहां से ध्यान रखनी है। सबसे पहली, कानून द्वारा संचालित एक व्यक्ति का शासन मोनार्की, और बिना कानून द्वारा संचालित एक व्यक्ति का शासन जो है निरंकुश तंत्र, या इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टिरेनी। तो उसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का कानून द्वारा कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र, और कानून द्वारा संचालित ने गुट तंत्र, अलग तंत्र। कानून द्वारा संचालित बहुत सारे व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र, और ये अतिवादी लोकतंत्र। एक तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात जो बीच में है, वो चाहे कानून द्वारा संचालित है चाहे कानून द्वारा संचालित नहीं है, मध्यम स्थिति में है, मध्यम स्थिति में, ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तीसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि एक व्यक्ति का शासन सर्वोत्तम शासन भी है और एक ही व्यक्ति का शासन सबसे निकृष्ट शासन भी है। कानून द्वारा संचालित है तो सर्वोत्तम, और कानून द्वारा संचालित नहीं है तो सबसे निकृष्ट। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन सबसे निकृष्ट भी है तो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा संचालित शासन सबसे सर्वोत्कृष्ट भी है। यहां कानून है इसके कारण सबसे निकृष्ट है, या कानून नहीं है इसके कारण सबसे सर्वोत्कृष्ट है। यहां देखिए कानून की बात आ रही है क्योंकि हम स्टेट्समैन की बात कर रहे हैं। द रिपब्लिकन में उसने कानून को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, लेकिन उसके बाद प्लेटो ने कानून के महत्व को समझ लिया था स्टेट्समैन और अपनी पुस्तक अंतिम द लॉज में। एक और बात इस सारणी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो 6 शासन प्रणालियां हमने दी है, गौर से इसको जरा देखिए। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट सर्वोत्कृष्ट शासन है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग ठीक से देख पाएंगे। हां, ये ले लेता हूं, जरा देखिए। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट सर्वोत्कृष्ट है, उधर पहला और इधर अंतिम। दूसरी बात, ये जो दोनों आपस में पास पास में बीचों बीच जिसके माध्यम से आपस में जुड़ रहे, ये दोनों सबसे निकृष्ट है। देख लीजिए, ये दोनों सबसे क्या है? निकृष्ट है। मैं इसको ऐसे भी गोला कर सकता हूं, ये दोनों जो है सबसे क्या है? निकृष्ट है ये दोनों। तो फर्स्ट एंड लास्ट सर्वोत्कृष्ट, और जो नजदीक में जो नंबर 3 और नंबर 4 पर है वो है निकृष्ट, और जो सेकंड और 5th पे है वो है मध्यम। इस प्रकार से भी इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। मेरे ख्याल से सारी बातें ठीक से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इस तरह एक व्यक्ति का शासन सबसे उत्कृष्ट भी हो सकता है और सबसे निकृष्ट भी हो सकता है। क्लियर होगी ये बात आप लोगों के? दूसरी बात, कुछ व्यक्तियों का शासन दोनों के बीच में आता है, इसलिए मध्यम स्थिति में होता है। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन उत्कृष्ट भी है तो सबसे निकृष्ट भी है। प्लेटो ने स्टेट्समैन के राज्यों का वर्गीकरण को ही अरस्तु ने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरस्तु ने जो राज्यों का, जो शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें उसने प्लेटो का जो स्टेट्समैन में जो वर्गीकरण था लगभग हूबहू वही है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। रिपब्लिकन में जो आदर्श राज्य की संकल्पना की है उसको उसने कॉलीपॉलिस कहा है, आगे और बात करेंगे। और द लॉज में उप आदर्श की जो कल्पना की उसके मैग्नीशियन, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। यहां एक बार इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए, ये था प्लेटो का राज्यों का जो है वर्गीकरण स्टेट्समैन में। लेकिन स्टेट्समैन में ही उसने अपनी इसी पुस्तक में प्लेटो ने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई है। कितने प्रकार की? 4। पहली टिमोक्रेसी, दूसरी ओलिगार्की, तीसरी डेमोक्रेसी और चौथी टिरेनी। इन 4 प्रकार की सत्ताओं के माध्यम से प्लेटो यह समझाना चाह रहा है कि सभी सत्ताओं का जो अंतिम परिणाम क्या है? टिरेनी। अंत में शासन का रूप कौन सा होना है? टिरेनी होना। वो इस प्रकार से बताता है कि टिमोक्रेसी जो शासन होता है उसमें युद्ध व विस्तार के समर्थक होते हैं, अत्यधिक युद्ध की संभावनाएं होती है। जब अत्यधिक युद्ध होते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है और ऐसी स्थिति में ओलिगार्की
शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। चूंकि ओलिगार्की में धन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए आर्थिक असमानता हो जाती, गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और गरीब लोग जब क्रांति करते हैं तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में प्लेटो का कहना है कि अत्यधिक लोगों के पास में जब स्वतंत्रता होती है तो ऐसी स्थिति में अराजकता, उच्च छृगलता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आप बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दोगे तो उसको हम कहते हैं उच्च क्रूरता, यानी कि अराजकता की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति खुद चाहता है कि मेरे ऊपर बंधन लगे, मैं गुलाम रहूं, तब अंत में टिरेनी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है जो निरंकुश है और जनता शासक की क्या रहती है, गुलाम रहती है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आ जाइए अब हम बात करते हैं आज के अंतिम टॉपिक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेटो का उप आदर्श राज्य। प्लेटो का उप आदर्श राज्य यानी सब आइडियल स्टेट्स, और इसकी उसने जो कल्पना की, जो उसके जीवन की अंतिम जो परिपक्वता की निशानी थी, जो सबसे लंबी और सबसे जो लंबी जो उसकी रचना है, द लॉज, सबसे अंतिम और सबसे लंबी द लॉज, क्योंकि ये प्लेटो के अनुभव की कृति थी, ये उसकी परिपक्वता की कृति थी, ये प्रौढ़ प्लेटो की कृति थी, जबकि द रिपब्लिक उसकी जवानी की बातें थी, और उसने हवा में किस प्रकार से कल्पनाएं की वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। प्लेटो ने अपनी अंतिम और सबसे लंबी कृति द लॉज यानी विधि व्यवस्था में व्यवहारिक और यथार्थवादी राज्य, वास्तविक यथार्थवादी जो वास्तव में स्थापित हो सकता है, उप आदर्श राज्य, या इसी को हम कहते हैं आदर्शवत राज्य, सब आइडियल स्टेट का वर्णन किया था। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, प्लेटो ने अपने अंतिम समय में इस बात को स्वीकार कर लिया कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच में आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं, यानी कि अपूर्ण, ये जो अपूर्ण मनुष्य है, अपूर्ण मनुष्य का मतलब वैसे मनुष्य जिनमें ज्ञान नहीं है, जो नैतिक नहीं है, जो न्यायप्रिय नहीं है, वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम उसको बनाना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच में आदर्श शासन प्रणाली यानी कि जो उसकी पूर्ण परफेक्ट जो स्टेट का निर्माण करना संभव नहीं है, आदर्श राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। अतः प्लेटो ने आदर्श राज्य के विचार की सर्वोत्तम जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति थी, और वही व्यवहारिक उसकी अभिव्यक्ति कौन सी थी, उप आदर्श राज्य। आपको यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्लेटो का सबसे व्यवहारिक राज्य कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा उप आदर्श राज्य, जिसकी संकल्पना उसने द लॉज में प्रस्तुत की थी। वापस देखिए इन दोनों लाइनों को। प्लेटो ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच में, अज्ञानी मनुष्यों के बीच में आदर्श राज्य की स्थापना करना संभव नहीं, क्योंकि प्लेटो ने खुद ने जो है आदर्श राज्य की स्थापना करने और दार्शनिक राजा बनाने के प्रैक्टिकली प्रयास किए, लेकिन हुआ क्या, उसको खुद को राजा ने चोर बाजार में बेच दिया था। हम अगली वीडियो में इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो आदर्श राज्य के विचार का जो सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप है, उसको हमें लागू करना चाहिए, उसको अभिव्यक्त करना चाहिए। वो रूप कौन सा है, सब आइडियल स्टेट यानी उप आदर्श राज्य। आइए हम तीन बात करते हैं। प्लेटो की पहली पुस्तक द रिपब्लिकन, और इस द रिपब्लिकन में उसने आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी, और इसी आदर्श राज्य को काली पोलिस कहा जाता था। काली पोलिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर नगर, जो बादलों का नगर है, जिसको वास्तविक धरातल पर लागू करना संभव नहीं है। यह वह आदर्श राज्य है जिसमें एक दार्शनिक राजा होगा जो विधि से, कानून से, संविधान से बाधित नहीं है, अध्यादेश इन सबसे वह ऊपर है, जहां राज्य प्रमुख है, जहां शिक्षा का सिद्धांत जिसमें दिया जाता है, जहां साम्यवाद की कल्पना की जाती है। उस आदर्श राज्य की हम लोगों ने बात की। लेकिन प्लेटो ने अपनी दूसरी जो पुस्तक जो महत्वपूर्ण थी, स्टेट्समैन, उसमें उसने सर्वोत्तम संभावित राज्य, बेस्ट पॉसिबल राज्य की जो है उसने कल्पना की थी, या बेस्ट पॉसिबल स्टेट, सर्वोत्तम संभावित राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें हमने बातचीत की कि उसने किस प्रकार से राज्यों को, इस पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टेट्समैन में उसने जो है राज्यों का वर्गीकरण किया, इसमें उसने कानून के शासन को भी स्वीकार किया था। लेकिन प्लेटो की जो अंतिम कृति है, प्लेटो की जो अंतिम जो रचना है द लॉज, जिसमें उसने उप आदर्श राज्य, सब आइडियल स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत की, और ये उसका सर्वोत्तम, सबसे जो व्यवहारिक शासन व्यवस्था हम कह सकते हैं वो ये थी, व्यवहारिक राज्य जो ये था, जिसको उसने क्या नाम दिया, मैग्नीशिया। और इसमें उसने कानून के शासन को बहुत अधिक महत्व दिया।
विधि को इसमें मान्यता दी। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना, इसमें भी कानून के शासन को स्वीकार किया और इसमें तो कानून के शासन को ही पूर्ण रूप से उसने स्वीकार किया। तो आदर्श राज्य, जिसको काली पॉलिश और जो है मैग्नीशिया, जो उप आदर्श राज्य का नाम दिया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों पुस्तकें और तीनों में किसका सिद्धांत दिया गया बहुत ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अंत में हम बात करते हैं कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य किस प्रकार का था, उसकी विशेषताएं क्या थी। इस उप आदर्श राज्य की सबसे पहली विशेषता थी कि यह कानून के शासन पर आधारित था। यहां जहां प्लेटो ने आदर्श राज्य में विवेक के शासन, नैतिक शासन को, प्रबुद्ध निरंकुशतावाद हम कहेंगे कि दार्शनिक राजा के शासन को स्वीकार किया था, जहां विधि, कानून और संविधान, प्रथाएं, परंपराओं और कानून से कोई मतलब नहीं था, उन सबसे ऊपर था दार्शनिक राजा। वहीं उसने अंतिम समय में कहा नहीं, ऐसे शासन, ऐसे राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है, इसलिए उसने उप आदर्श राज्य में कानून के शासन को स्वीकार कर लिया। किसके शासन को? विधि के शासन को स्वीकार कर लिया। और इसे प्लेटो ने अपने मन की उपज कहा। क्या कहा? यह मन की उपज है। दूसरा, प्लेटो ने व्यक्ति में, जहां आदर्श राज्य में उसने विवेक को बहुत अधिक महत्व दिया था, उसी जगह प्लेटो ने इस उप आदर्श राज्य में आत्मसंयम को बहुत अधिक महत्व दिया कि व्यक्ति को आत्मसंयम के तहत रहना चाहिए। तो आत्मसंयम को बहुत अधिक महत्व दिया था। तीसरा, प्लेटो ने कहा कि इस उप आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, न तो अधिक होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए। प्लेटो ने यहां तक कह दिया था कि जो यदि इससे अधिक जनसंख्या होगी तो उनको दूसरी जगह पलायन करने का विचार किया जाएगा। एक नए नगर राज्य की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया उसने। प्लेटो ने अनिवार्य रूप से उसमें इस बात को स्वीकार किया था कि विवाह होना चाहिए, संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, जो सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ जो संतान है उसको जो है उत्तराधिकार की संपत्ति, जो भूमि वगैरह दी जाएगी। उसके अलावा जो संतानें हैं उनको, जो अन्य लोग जिनके संतान नहीं है, उनको उन्हें सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेटो ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां, उप आदर्श राज्य में परिवार व संपत्ति की अनुमति दे दी। जिस आदर्श राज्य में प्लेटो ने परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जो अभिभावकों के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए, जिसे हम गार्जियन वर्ग कहते हैं, जिनके लिए संपत्ति का साम्यवाद दिया, उसने इस विचार को त्याग दिया और उप आदर्श राज्य में परिवार और संपत्ति दोनों रखने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, हम लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा शिक्षा योजना, जो उच्च शिक्षा केवल जो संरक्षक वर्ग के लिए थी, गार्जियन वर्ग के लिए थी, इसमें प्लेटो ने सभी वर्गों हेतु शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की बात कही। और प्लेटो ने कहा कि ये जो उप आदर्श है, राज्य है, उसकी स्थिति समुद्र से दूर होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र के नजदीक होगी तो बाहरी आक्रमण अधिक होंगे। समुद्र से दूर होनी चाहिए और कृषि को ज्यादा महत्व इसने दिया, क्योंकि समुद्र के नजदीक जो राज्य स्थापित होता है, जो व्यापार बहुत अधिक होता है, प्लेटो व्यापार को उचित नहीं मानता था, उसने कृषि को ज्यादा महत्व दिया था। इसके अलावा प्लेटो ने इसकी शासन व्यवस्था में मिश्रित संविधान को स्वीकार किया था। वो मिश्रित संविधान राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र, तीनों का मिश्रण होना चाहिए इसमें। और आप जानते हैं कि ये तीनों, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, ये तीनों कानून द्वारा शासित राज्य के वर्गीकरण हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। ये देखिए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, तीनों कानून द्वारा संचालित शासन है। और जरा आप लोग अब इसमें देखिए कि मिश्रित संविधान होना चाहिए, कानून द्वारा शासित, जो उसने जो वर्गीकरण किया, राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि प्लेटो ने इस उप आदर्श में, जो उप आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, उसमें एक नॉक्टर्नल काउंसिल की बात करता है। नॉक्टर्नल काउंसिल, यह प्लेटो की एक अलग प्रकार की धारणा थी, एक अधिक प्रकार की संस्था थी। यह वृद्धजनों की संस्था थी, जो कानून से भी ऊपर थी। यानी कि जो स्थान द रिपब्लिक में दार्शनिक राजा को प्राप्त था, उसके विवेक को प्राप्त था, वो का वो स्थान इस उप आदर्श में, इस नॉक्टर्नल काउंसिल को प्राप्त था, जिसके तहत इसे शासी परिषद भी कहा जाता था, इसे निशाचर परिषद भी कहा गया। निशाचर परिषद, क्योंकि इसकी बैठक रात्रि में होती थी। इसकी बैठक कब होती थी? रात्रि में। और रात्रि में कौन? निशाचर।
निशा यानी अंधेरा, इसकी बैठक रात्रि में होती थी। यह कानून से भी ऊपर थी, वह महत्वपूर्ण बात है, कानून से भी ऊपर थी। और कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को क्रियान्वित करना, कानूनों को निर्माण करना, कानूनों को क्रियान्वित करना और साथ ही साथ व्यक्ति के पूरे जीवन को, इसको अपने नियंत्रण में ले रखा था। पूरे व्यक्ति के जीवन को नियंत्रण में ले रखा था। सब कुछ ये नॉक्टर्नल काउंसिल ही तय करती थी। और इसकी जो सदस्य संख्या बताई है प्लेटो ने, वो बताई है 10। ध्यान रखना, 10 वृद्ध जनों की यह संस्था होगी जिसकी बैठक रात्रि में होगी, जो कानून से भी ऊपर है, जो कानूनों का निर्माण, उनकी क्रियान्विति, समस्त प्रकार के निर्णय इसके द्वारा लिए जाएंगे, उसके संदर्भ में बात की है नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में। और इसका उल्लेख भी किसमें है? द लॉज में है, क्योंकि ये सब कुछ किसमें है? द लॉज, जो उसकी अंतिम पुस्तक थी, तो इसका उल्लेख भी इसमें है। इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? निम्न में से द लॉज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब इनमें से कोई 3 बातें दी जा सकती है और एक आदर्श राज्य से संबंधित दी जा सकती है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कथन रिपब्लिक के संदर्भ में गलत है? तो इसमें से कोई एक बात ले ली तो वो रिपब्लिक के संदर्भ में गलत होगी। स्टेट्समैन्स की कोई बात ले ली तो वो रिपब्लिक के संदर्भ में गलत होगी। तो मुझे लगता है कि आज की कक्षा में जिस प्रकार से हमने चार्ट से आप लोगों को सारी बातें समझाने की कोशिश की है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन्य विद्यार्थियों को भी, जो फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी भर्ती जल्द आने वाली है, हमसे जो उन्हें जोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच।